परीक्षा एक्सपर्ट को ऑफिशियल चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं परीक्षा एक्सपर्ट में। दोस्तों, हॉट टॉपिक्स के या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सीरीज में हम ये दूसरा पॉइंट लेके आ रहे हैं, दूसरा हॉट टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम फंडामेंटल ड्यूटीज है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप इस टॉपिक को देखें इस पे, क्योंकि इस पे भी प्रायः प्रश्न जो है यूपीएससी, बीपीएससी या अदर पीएससी एग्जामिनेशन में, एसएससी वगैरह में आते रहते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है। आप इस टॉपिक को देखें, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर करें और इस टॉपिक को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि और इसमें इम्प्रूवमेंट क्या चाहते हैं या फिर किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें और आपसे एमसीक्यू भी साथ साथ में डिस्कस करें। तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं आप अगले किस टॉपिक पे चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, ये कहाँ से लिया गया है, कब लिया गया है, क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था या नहीं था, इन सब पे हम बारे बारे से डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कि पढ़ने से ही पता चलता है कि कुछ फंडामेंटल चीज है, कुछ बेसिक चीज है, राइट, जिसको कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? जो बेसिक एक व्यक्ति का कर्तव्य है उसको वो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में ही इस फंडामेंटल ड्यूटीज में हम वर्णन है या डिस्कशन है, हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज जो था हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, राइट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ये कहाँ से आया? तो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी जो आया वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? तो ये 1976 में 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको लाया गया था। तो ओरिजिनली, तो आप देखिए, द ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट ओनली द फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। तो आप जैसा कि जानते हैं कि पार्ट 4 में डीपीएसपी है, राइट, 36 से 51 के बीच में। वहीं पार्ट 4ए एक नया हम ऐड करते हैं और यहीं पे फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ दिया गया है 51A के रूप में। कैसे? 51A के रूप में, ठीक है। 51 तक तो डीपीएसपी है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उस समय ये फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, ठीक है। तो कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब ये लिया कहाँ गया है? तो दोस्तों, ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमने लिया है यूएसएसआर, अर्स्ट वाइल यूएसआर, यानी कि पहले जो यूएसएसआर था आज वो रसिया है, सोवियत रूस जो पहले था वो आज रसिया है। तो इसके संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटी लिया था, अपने संविधान में समाहित किया था, ठीक है। अब फंडामेंटल प्रश्न ये बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटी किसके रिकमेंडेशन पे लिया गया था? तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, सजेशन पे हमारे संविधान के पार्ट 4A में समाहित किया गया था, इंक्लूड किया गया था। हालांकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने केवल 8 फंडामेंटल राइट जो है रिकमेंड किया था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा टोटल 10 फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए थे। प्रश्न ये बनता है, क्या ओरिजिनल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज थे? नहीं थे। उसके बाद ये प्रश्न बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए? टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। कितने? टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, राइट फ्रेंड्स। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब आइए हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज वाज नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसमें नहीं था। क्या किया गया था? इसको ऐड किया गया था किसके? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन।
The 42nd Constitutional Amendment Act inserted Article 51A to create a new part, that is what? That is part 4A in the Constitution, which prescribed 10 fundamental duties of citizen. जैसा कि मैंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 51A जोड़ा गया और टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, राइट। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसके लिए यानी कि सरकार जो है हमें फंडामेंटल ड्यूटी करने के लिए कंपेल नहीं कर सकती है, कोर्ट से इसको लागू नहीं किया जा सकता। ये एक मोरल ऑब्लिगेशन टाइप का है जिसको कि नागरिकों को करना चाहिए अपनी ड्यूटी समझ के, अपनी मॉरलिटी समझ के। तो इसके लिए कोई रिट्स दायर करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट से किसी से कोई फंडामेंटल ड्यूटी करा नहीं सकता है। तो एक तरह से ये मोरल है, एक तरह से ये वॉलेंटियर है। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करने से या फंडामेंटल ड्यूटी को मानने से एक नेशन बेटर बनता है। जापान जैसे देश में भी फंडामेंटल ड्यूटी है। दुनिया में 2-3 देश ही ऐसे हैं जहां सिटीजन को भी फंडामेंटल ड्यूटी करने के लिए कहा जाता है या दिया हुआ है। उदाहरण के लिए यूएसएसआर यानी कि रसिया, इंडिया और जापान कुछ ऐसे देश हैं जहां फंडामेंटल ड्यूटीज उसके सिटीजन के लिए हैं। तो देखते हैं इस चीज को जो मैंने डिस्कस किया, आइए अब थोड़ा पढ़ लेते हैं ये क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय रिट्स, राइट। द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन डिफाइंड एज अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स। ठीक है, आपका नैतिक जिम्मेवारी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि राष्ट्र का सम्मान करें। क्या क्या वो फंडामेंटल ड्यूटी 11 हैं उसका बारे में हम बातचीत करेंगे। ओरिजिनली 10 जोड़े गए थे, बाद में 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ा गया था। तो टोटल इस समय टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, शुरू में 10 जोड़े गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स्ड बाय रिट्स, द फंडामेंटल ड्यूटी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय रिट, द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन defined as the moral obligation of all the citizens to help to promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India, यानी भारत के संप्रभुता को बनाए रखने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी एक तरह से लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वो फंडामेंटल ड्यूटी को मानेंगे, राइट। हम जैसा मैंने कहा कि there are 11 fundamental duties in part 4A of the Indian Constitution. Originally there were 10 fundamental duties, but 11th duty was added by the 82nd Constitutional Amendment Act 2002। यानी कि इस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो है जोड़ा गया था, उसको नाम क्या दिया गया है 51A and K, right, was added for parents or guardian to provide an opportunity for education to their children between the age of 6 to 14 ईयर। यानी कि गार्जियन के लिए, ये माता पिता के लिए जोड़ा गया था कि अपने 6 साल से 14 साल के बच्चों को आप एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, हेल्प करेंगे ताकि वो अपना एजुकेशन प्राप्त कर सके, राइट। फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं, जैसा कि हमें बताया कि टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कितने हैं, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं। वो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 क्या क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आइए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं और क्या है उसको आप ध्यान से सुने और याद रखें, क्योंकि प्रश्न जब बनता है तो फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट तीनों में मिक्सअप करके प्रश्न ऐसा बनाया जाता है, खास करके यूपीएससी में, कि उसमें से कह दिया जाता है कि ऑड वन को चुनिए, या कहते हैं कि इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है, या ये फिर कह देते हैं कि इसमें फंडामेंटल राइट कौन नहीं है, या इसमें से डीपीएसपी कौन नहीं है, इसको निकालिए। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज 11 कौन कौन से हैं उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लें, ताकि वो बहुत इजी है, आसानी से याद हो जाता है। कहने को केवल 11 है, लेकिन हम डे बाय डे में हमेशा इसको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, करते रहते हैं। तो आइए एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, राइट। तो पहला क्या है इसको देखते हैं। Abide by the Indian Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। यानी कि भारतीय संविधान में जो वर्णन किया हुआ है, भारतीय संविधान के प्रति हमें श्रद्धा दिखाना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट रखना चाहिए, राइट। इसके जो आदर्श हैं उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट।
जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूशन हो गया, राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे प्रधानमंत्री का इंस्टीट्यूशन हो गया, इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। भारतीय तिरंगा का रिस्पेक्ट करना चाहिए। भारतीय तिरंगा कितने ही युद्धों के बाद, हमारे शहीदों के शहादत के बाद, एक जबरदस्त संघर्ष के बाद तिरंगा हमें प्राप्त हुआ है। इससे हमारे तिरंगे का भी मान सम्मान होना चाहिए। नेशनल एंथम जो है जन गण मन, इसका मान सम्मान होना चाहिए। तो पहला क्या कहता है, अबाइड बाय द नेशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। दूसरा क्या है, दूसरा है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस आदर्श को लेके स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा था, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, वो जो आइडियल थे, वो जो इंस्पिरेशन थे, उसको आज भी हम इंस्पिरेशन मान के उनको चेरिश करें, उनसे इंस्पायर्ड हो और नेशनल स्ट्रगल को डिस्कस करें, डिबेट करें। हम अपने बच्चे को, आने वाले पीढ़ियों को बताएं कि कितनी मुश्किल से आजादी हमने प्राप्त की थी। राइट नाउ द थर्ड वन, व्हाट इज द थर्ड वन? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेनिटी एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि अखंडता को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, सोवरेनिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करें। ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसकी यूनिटी को, इंटीग्रिटी को बनाए रखें। नाउ द फोर्थ नंबर, चौथा नंबर क्या है? डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी कि देश का रक्षा करें जब भी मुश्किल की घड़ी आए, जब भी कहीं से वार हो जाए या कोई क्रिटिकल कंडीशन हो। जैसे कोरोना का ही टाइम था, एक तरह से कॉल ऑफ ड्यूटी दिया गया था कि आप अपने घरों में रहें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, एक दूसरे का सहायता करें दुख के समय में। तो ये एक तरह से कॉल ऑफ ड्यूटी ही है, या फिर किसी देश से युद्ध ही हो जाता है, उदाहरण के लिए चाइना से युद्ध हो जाता है, तो उस समय एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अगर हमें लड़ने भी पड़े देश के लिए तो वो उस समय हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। राइट, एंड द नेक्स्ट इज 5 नंबर इज टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religion, linguistic and regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। यानी कि हम अपने समाज में, अपने देश में, अपने लोगों के बीच में हार्मोनी पैदा करें। यानी कि एक दूसरे के संस्कृति का, एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के रहन सहन, चाल चलन, खान पान का रिस्पेक्ट करें। हम ऐसा बिहेवियर करें एक दूसरे के साथ कि कॉमन ब्रदरहुड का इन्वायरमेंट हमारे देश में डेवलप हो, ना कि हम एक दूसरे को मार काट करने के लिए तैयार रहें, एक दूसरे के संस्कृति को गाली देते रहें, कहीं गुजराती बोले, कहीं मराठी बोले, कहीं बिहारी बोले, कहीं पंजाबी बोले, और एक दूसरे को रीजनल वाइज, सेक्शन वाइज, रीजन वाइज इतना डिवाइड करके रखें कि कोई भी आए और आसानी से तोड़ जाए। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारी डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है, इस बात को हम प्रमोट करते रहें, ये 5वां पॉइंट कहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिग्निटी ऑफ वीमेन को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करें, रेस्पेक्ट करें। महिलाओं का जो डिग्निटी है उसमें प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए 5 पॉइंट कहता है, जो कि हमारा एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटी बनता है। नाउ पॉइंट 6, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री कंपोजिट कल्चर। यानी कि विभिन्न धर्मों के जो हेरिटेज हैं, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, जैन हो, इस्लामिक हो, हिंदू का हो, वो जितने हेरिटेज बिल्डिंग है, अजंता हो, एलोरा हो, सांची हो, जैन का मंदिर हो, या फिर जामा मस्जिद हो, या लाल किला हो, ये जितने हेरिटेज बिल्डिंग है, कल्चरल हेरिटेज है, उसका हमें वैल्यू करना चाहिए, उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इससे हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी बेहतर माना जाता है। हमारे नेशन को एक अलग तरीके से देखा जाता है कि यहाँ विभिन्न धर्म के लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी में रहते हैं, हर दूसरे का मान सम्मान करते हैं, अपने रिच हेरिटेज कल्चर को इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इसका डिस्कशन पॉइंट 6 में है। फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 7 के बारे में ये बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 7 क्या है? यह है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट
लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि नहरों को, नदियों को, तालाबों को, वाइल्ड लाइफ को, जंगली जीवों को, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को, इन सब का प्रोटेक्शन करके रखना एज ए इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया और एज ए ग्लोबल सिटीजन आज जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ने तहलका मचा के रखा हुआ है। आप ये भी देख सकते हैं कि मानसून के वे में भी परिवर्तन आ रहा है। जहां मानसून पहले एक महीना पहले 20 जुलाई तक आ जाती थी, अब मानसून ऑलमोस्ट एक महीना लेट 20 अगस्त के आसपास पिछले 3 से 4 सालों में ऑब्जर्व किया गया है कि बारिश होना शुरू हो रहा है। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट गर्मा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही हैं। तो एज सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए ग्लोबल सिटीजन, इट्स आवर ड्यूटी to protect natural environment, to protect rivers, wildlife and forest, right? So mind it up. And the next point is develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. Friends, दकियान उसी बातों में या अंधविश्वास में फंस के रहने के लिए हमारा संविधान भी मना करता है। हमारा संविधान क्या कहता है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, कि किसी भी चीज के पीछे अंधविश्वास ना होके उसके पीछे साइंस क्या है उसे समझे, किसी एक धर्म के प्रति धर्मांध ना होके मानवीय गुणों को चेरिश करें, मानवीय गुणों को अपने अंदर समाहित करें, राइट। और इंक्वायरी का जो स्पिरिट होता है, यानी कि गलत और सही का इंक्वायरी करने का स्पिरिट अपने अंदर जनरेट करें। ये हमारा 8वां फंडामेंटल राइट जो है वो इसके बारे में बात करता है। 9वां फंडामेंटल राइट क्या कहता है? कहता है कि सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, यानी कि जितने पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे सरकारी बस हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, पब्लिक ऑफिसेज हुई, इनको हमें क्या करना चाहिए? सेफ गार्ड करना चाहिए, बचाना चाहिए। यही नहीं कि बस गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी और प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हो गए, रेल जला दिया पूरी तरह से। ये हम एक तरह से अपनी ही संपत्ति जला रहे हैं। विरोध करने का हम विभिन्न नया तरीका अपना सकते हैं, कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट के पॉलिसी का कैसे विरोध करें। नहीं अगर रेलवे जला के, बिल्डिंग्स जला के फाइनली हम क्षति अपने खुद का करते हैं। इस बात को जितना जल्दी हम रियलाइज कर लें उतना बेहतर होगा। तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाएं और हिंसा के मार्ग पर न चलें। फंडामेंटल ड्यूटी 10 क्या है? Strive toward excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rise to a higher level of endeavor and achievement, right? यानी कि हम अपने आप में डे बाय डे इंप्रूवमेंट करें, सुधार करें। हम जो भी करते हैं उसमें इतना बेहतर सुधार करें कि हमारा ग्रोथ हो, हमारे सोसाइटी का ग्रोथ हो। जाहिर सी बात है, जब हमारा ग्रोथ होगा, हमारी फैमिली का ग्रोथ होगा, हम हर चीज में एक्सीलेंट होंगे, तो अपने आप हमारा देश भी, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आर्ट हो, कल्चर हो, अपने आप उस मैटर में भी एक बेहतर अचीवमेंट प्राप्त करेगा। हम एक एक्सीलेंसी की तरफ बनेंगे। तो 10वां कहता है कि इसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। किस तरफ? स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज। हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11वां, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको ऐड किया गया था। ओरिजिनली 10 ऐड किया गया था, बाद में 2002 में ऐड किया गया 11वां। ये क्या कहता है? Provide opportunity for education to their children or ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002। यानी कि हम अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल के हैं उनके एजुकेशन के बारे में सोचे समझे, उनको एजुकेशन प्राप्त कराएं। ये हमारा ड्यूटी है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, राइट। तो ये टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। आइए अब इस पे आधारित हम कुछ प्रश्नों को भी कर लेते हैं, राइट। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? एंड द ऑप्शंस आर बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, सवर्ण सिंह समिति और ठक्कर समिति। दोस्तों, आपने अगर बेहतर तरीके से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर है सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, राइट। उसके कहने पे, उसके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा
मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद क्या है? एंड द ऑप्शंस आर अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 52 में या अनुच्छेद 53 में। एंड द राइट आंसर इज बी, दैट इज अनुच्छेद 51A, यानी कि 51A के द्वारा संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी को पार्ट 4A आर्टिकल 51A में ऐड किया गया था, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? अब इसमें हम बात कर रहे हैं इनमें से कौन जो रहा है स्वर्ण सिंह समिति का सदस्य रहा है, ठीक है। AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी, CM स्टीफन्स। एंड द ऑप्शंस आर ABCD, चारों रहे हैं, ABC या ABD और BCD। एंड द आंसर इज ABD, यानी कि AR अंतुले, SR रे और CM स्टीफन्स, ये तीनों लोग जो रहे हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में डिस्कशन किया और आपको फंडामेंटल ड्यूटी क्या है ये बताने की कोशिश की। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको हमारे बताने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारे बताने का तरीका पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के बीच में बताएं इसके बारे में, ताकि वो भी अपना एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकें और आप भी इसे 1 बार 2 बार 3 बार देखें और इस वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।